Morning student, 11th class physics. Today we are going to discuss about the next new chapter 8th gravitation. क्या होता है ग्रेविटेशनल, पढ़ा था हमने 9th में भी। देखो कुछ चीज ऐसे होती है कि उस पर हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। जब हम कुछ चीज़ों पे फोर्स लगाते हैं तो हमें क्या करते हैं, पहले हम ये आइडिया लगाते हैं कि उसको पुश करें या फिर पुल करें। मतलब उस चीज़ के किस में आना पड़ता है, हमें कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब हम कुछ चीज़ों पे फोर्स लगाते हैं तो हम ये आइडिया लेते हैं अपने माइंड में कि हम उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे पुश करें या फिर पुल करें। मतलब उस बॉडी के कहाँ आना पड़ता है, कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है। समझ आया इतना? फिर कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जिनको बिना टच किए, बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए क्या लगता है, उस पर फोर्स लगता है। कैसे? जैसे दो चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों सेम चार्ज है। एक चार्ज लिया मैंने पॉजिटिव, एक और अनदर चार्ज लिया मैंने पॉजिटिव। अब ये क्या करेंगे, दोनों फोर्स लगेगा लेकिन एक दूसरे पे क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। बिना टच के इन पे क्या होगा, फोर्स रिपल्सन लगेगा। पता है ना इस चीज का? तो ये क्या होगा, तो क्यों लगता है ये फोर्स बिना कॉन्टैक्ट के, क्योंकि इसके फील्ड में, और ऐसे जो फोर्स होते हैं ऐसे फोर्स को बोला जाता है फील्ड फोर्स। क्या बोला जाता है, फील्ड फोर्स। मतलब जिस फील्ड के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं वहां पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे अर्थ है ना, और अर्थ भी तुम्हें क्या लगा रही है, फोर्स, बट ये तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आया ग्रेविटेशनल का मीनिंग? ग्रेविटी, अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट। अब इसके बाद देखो, एक 9th क्लास में तुमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर बोलो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला था उस ग्रेविटेशनल के अंदर? उसने बोला था, उसने दो बॉडी ली, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। दोनों बॉडी के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस उसने कितना लिया, r। सेंटर टू सेंटर क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स। तो उसने क्या लिया था, सेंटर टू सेंटर दोनों बॉडी का क्या लिया, डिस्टेंस, जो कि क्या है, r। इस बॉडी का जो मास है वो m1 है, इस बॉडी का मास उसने लिया था m2। ठीक है, तो उसने क्या डेफिनेशन दी थी कि जो यूनिवर्स के अंदर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों बॉडी की मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी m1 इंटू m2। फिर उसने सेकंड बोला था कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोला था कि जो दो बॉडी ली थी उसने, उन दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस है जो उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोनों को कंबाइन किया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डायरेक्टली के निशान को हटाओगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, पता है ना। तो F इसके इक्वल है कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्या आ गया, फोर्स। G क्या है यहाँ पे, G है यहाँ पे यूनिवर्सल, या G को बोल सकते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर बोलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 फर्स्ट बॉडी का मास, m2 सेकेंड बॉडी का मास, r2 उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये निकला था अपना फॉर्मूला। फिर उसने क्या बोला, अगर हम क्या कर दें, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 और r भी 1, तो इस केस में फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से इसकी यूनिट निकालो, किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की यूनिट निकालो, या r स्क्वायर इनसाइड डिवाइड में इसके साथ लेके आऊंगी, मल्टीप्लाई।
तो क्या आएगा m1 m2, इधर आएगा मल्टीप्लाई में फार स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। तो जी देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मास की यूनिट केजी, 2 मास है तो केजी स्क्वायर। तो जी की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की एसआई यूनिट आ गई, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है ना, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स होती है जो कि तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। कितनी होती है जी की वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले किसका निकालोगे, फोर्स का। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी हम v का लिखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम t। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से, और इसका क्या आएगा t स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन क्या आया, lt-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, mlt-2। मैं बहुत बार करवा चुकी डायमेंशनल फॉर्मूले, हर एक चैप्टर की जब स्टार्टिंग करते हैं हर एक चैप्टर में न्यूमेरिक डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाती हूँ, तो अच्छे से करने हैं। अब फोर्स का निकल गया, वैल्यू पुट करो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, mlt-2। डिस्टेंस लेंथ इसका क्या होता है, l, और मास का क्या होता है, m। स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओ, m की 1 नीचे 2 पर गई माइनस, तो -1, l की 2, t की -2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का, ठीक है। तो यहां तक तुम्हें क्या करना है, इसको नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट 8 चैप्टर है, अच्छे से करना है। कल हम डिस्कस करेंगे जो कैप्लर्स के लॉ थे, कैप्लर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन, वो डिलीट हो चुके सिलेबस में ड्यू टू कोविड-19। उससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है कल हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में नोट्स बनाने हैं और इनको साथ साथ सोल्व करना है, ओके।